हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम केमिकल मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड से, जिसके अंदर हम यूज करते हैं लिक्विड्स का और गैसियस एजेंट्स का किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या फिर इनहिबिट करने के लिए। तो फिजिकल मेथड्स के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, हीट का यूज कर रहे थे, रेडिएशंस का यूज कर रहे थे। वहीं पे हम केमिकल मेथड्स में केमिकल्स का यूज करेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है और गैसियस फॉर्म में हो सकती हैं। इसके अंदर लिक्विड केमिकल एजेंट्स के अंदर सबसे पहले हम अल्कोहल्स की बात करेंगे। ठीक है, हम कौन कौन से अल्कोहल का यूज करते हैं स्टरलाइज या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले एथेनॉल, जो कि 70% एथेनॉल का यूज करते हैं हम मोस्ट कॉमनली, यूज्ड फॉर हैंड सैनिटाइजेशन एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट। तो हम हैंड को सैनिटाइज करने के लिए या फिर सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए 70% एथेनॉल का यूज कर सकते हैं। देन आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो कि 70 to 90% अल्कोहल हो सकता है, जिसका यूज हम स्किन एंटीसेप्टिक्स की तरह और मेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन मेथनॉल, मेथनॉल जो होता है वो लेस कॉमनली यूज्ड होता है ड्यू टू टॉक्सिसिटी, मतलब ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इस वजह से हम इसका कम यूज करते हैं, बट इफेक्टिव इन सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। देन मैकेनिज्म, ये क्या करता है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन्स को और डिस्टर्ब कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको खत्म कर देता है ये अल्कोहल, और सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स खत्म हो जाती हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, तो वो डाई हो जाते हैं या फिर वो किल हो जाते हैं। देन एडवांटेज, क्या एडवांटेज है अल्कोहल्स का, ये रैपिड एक्शन करता है, मतलब जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया और एनवलप्ड वायरस, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, और वायरसेस, कौन से वायरसेस, एनवलप्ड वायरस, मतलब जिनके ऊपर कवरिंग होती है, एनवलप होता है, वो वाले वायरस जो है इससे खत्म हो जाएंगे। देन लिमिटेशंस, ये इनइफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्पोर्स, तो स्पोर्स खत्म नहीं होंगे अल्कोहल्स की वजह से, और इवेपोरेट क्विकली, और जल्दी से हवा में इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में अल्कोहल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स और उनका मैकेनिज्म, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एल्डिहाइड्स, जो दूसरा मेन केमिकल जिसका हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के लिए। तो इसके अंदर पहला फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब जब हम ऑपरेशन थिएटर में कोई भी टिश्यूज को कट करके निकालते हैं और उनको जब हमें लैब में भेजना पड़ता है, तो जो कंटेनर का हम यूज करते हैं जिसमें हम उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखते हैं और उसको लैब के अंदर भेजते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मालिन का यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। और फ्यूमिगेशन के लिए भी हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं, जो कि ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है। और ओटी के अंदर हम फ्यूमिगेटर मशीन में इस फॉर्मेलिन का यूज करेंगे और उससे हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। एडवांटेज, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है। लिमिटेशंस, ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इससे कैंसर कॉज हो सकता है। सेकंड नंबर पे ग्लूटाल्डिहाइड, ये भी एक टाइप का केमिकल है, लिक्विड केमिकल, जिसका एप्लीकेशन होता है एंडोस्कोप के स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और इसको हम साइडेक्स भी बोलते हैं। ओके, एडवांटेज, ये स्पोरोसिडल होता है, मतलब यहाँ पे स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं इस लिक्विड की वजह से। लिमिटेशंस, इरिटेटिंग फ्यूम्स होती है, मतलब इसमें कुछ गैस निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकती है, तो वहाँ पे हम ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो ये वाला हमारा, और ये जो ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है इसके साथ में एक एक्टिवेटर आता है। जब इसके सॉल्यूशन को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक ट्रे में डालते हैं और उसके अंदर हम इस एक्टिवेटर को मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका नॉर्मली यूज़ 14 डेज तक का हो सकता है या फिर 28 डेज तक का हो सकता है। ओके, देन हम बात करते हैं ऑर्थोपेथाल्डिहाइड। ऑर्थोपेथाल्डिहाइड एप्लीकेशन अल्टरनेटिव टू ग्लूटाल्डिहाइड, मतलब हम ग्लूटाल्डिहाइड की जगह पे ऑर्थोपेथाल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। ओके, एडवांटेज क्या होता है, लेस इरिटेटिंग, मतलब यहाँ पे इरिटेटिंग फ्यूम्स बन रही थी, वहीं पे अगर हम ऑर्थोपेथाल्डिहाइड की बात करें तो ये लेस इरिटेटिंग होता है, मतलब कम इरिटेट करने वाला हो सकता है। और लिमिटेशंस की बात करें तो स्टेन सरफेसेस, तो यहाँ पे जो सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर स्टेन आ सकता है। तो ये हमारे पास में ऑर्थोपेथाल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर भी एक्टिवेटर होता है, इसको भी हम मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद में पैराफॉर्मेल्डिहाइड। पैराफॉर्मेल्डिहाइड जो है, इसका एप्लीकेशन की बात करें तो फ्यूमिगेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे थे फ्यूमिगेशन के लिए, वैसे ही पैराफॉर्मेल्डिहाइड का भी यूज करेंगे हम इनक्लोज्ड स्पेस को
स्टरलाइज करने के लिए या फ्यूमिगेट करने के लिए। एडवांटेज की बात करें, रिलीज फॉर्मल्डिहाइड गैस, ये फॉर्मल्डिहाइड गैस को रिलीज करता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। देन लिमिटेशंस, ये टॉक्सिक होता है और वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और पैराफॉर्मल्डिहाइड सेम फ्यूमिगेशन के लिए यूज करेंगे। ग्लूटाल्डिहाइड और तो ऑर्थोपेथाल्डिहाइड जो है वो हमारे पास में साइडेक्स सॉल्यूशन बनाने के लिए और एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए या फिर हीट सेंसिटिव जो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स उनको स्टरलाइज करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे पास में एल्डिहाइड केमिकल मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोलिक्स, ऐसे केमिकल जिनके अंदर फिनोल कंपाउंड होगा, जिसमें पहले नंबर पे फिनोल जिनको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड का यूज़ हम कार्बोलाइजेशन में करते हैं, मतलब जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर फ्यूमिगेशन करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन से पहले हम क्या करते हैं, कार्बोलाइजेशन करते हैं। मतलब हम हमारी जो ऑपरेशन थिएटर की वॉल्स हैं उनकी सरफेसेस को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के लिए हम फिनॉल्स का यूज़ करते हैं, कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं। सेम हम आईसीयू के अंदर भी अगर हमें फ्यूमिगेशन करना है तो हम आईसीयू की वॉल्स को या फिर जो सरफेसेस होती हैं उनको हम कार्बोलिक एसिड से क्या करते हैं, कार्बोलाइज करते हैं या फिर क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सरफेस डिसइंफेक्शन, मतलब सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसकी रेजिड्यूल एक्टिविटी होती है। देन लिमिटेशंस, ये टॉक्सिक होता है और कोरोसिव हो सकता है, ठीक है, मतलब जंग लग सकता है वहाँ पे इसकी वजह से। देन उसके बाद में है क्रिसोल। क्रिसोल भी एक फिनोलिक कंपाउंड है। एप्लीकेशन इसका हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब घरों में जो डिसइंफेक्शन करना हो या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर भी क्लीनिंग के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांटेज इफेक्टिव इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर में ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देन लिमिटेशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। देन हेक्साक्लोरोफिन जो है इसका एप्लीकेशन सर्जिकल स्क्रब, तो सर्जरी से पहले जब सर्जन्स को या फिर जो ओटी टेक्नीशियंस होते हैं उनको अगर हैंड वॉश करना पड़ता है तो उनको हम सर्जिकल स्क्रब्स की जरूरत पड़ती है हैंड वॉशिंग के लिए, तो वहाँ पे हेक्साक्लोरोफिन का यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्जिकल स्क्रब। नेक्स्ट हमारे पास में एडवांटेज, इसकी परसिस्टेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। देन उसके बाद में लिमिटेशंस, ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोरोजाइलिनोल, इसके अंदर अगर एप्लीकेशन की बात करें, ये स्किन एंटीसेप्टिक्स की तरह काम करेगा। एडवांटेज, ये माइल्ड ऑन स्किन, मतलब स्किन को माइल्डली डिसइंफेक्ट करने में हम इसका यूज करेंगे। लिमिटेशंस, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कम इफेक्टिव होता है। तो ये हमारे फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फिनॉल है जिसका कार्बोलाइजेशन में यूज करते हैं, और हेक्साक्लोरोफिन है जो कि सर्जिकल स्क्रबिंग के टाइम पे जब सर्जन्स या फिर ओटी टेक्नीशियंस हैंड वॉशिंग करते हैं सर्जरी से पहले, वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। तो ये फिनोलिक्स थे। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस की। हेलोजेंस के अंदर सबसे पहले क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन्स की एप्लीकेशन की बात करें तो इनका यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर और वोंड केयर के अंदर। जैसे कि आयोडीन जो होता है वो बीटाडीन के अंदर मिक्स होता है और उसको एज ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं। वैसे ही क्लोरीन को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। एडवांटेज, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकता है ये। लिमिटेशंस, ये करोसिव होता है और स्टेन्स क्रिएट कर सकता है। देन ब्रोमीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन के एप्लीकेशन की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को करने में हम इनका यूज़ करते हैं। एडवांटेज, ये स्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर। थर्ड, लिमिटेशंस, ये टॉक्सिक हो सकते हैं। तो ये ब्रोमीन की जो टैबलेट्स होती हैं उनको हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्शन के लिए। तो वैसे ही हम हमारे जो फ्लोरीन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिसइंफेक्टेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने में और डिग्रेड करने के लिए टॉक्सिन्स को वाटर से। मतलब वाटर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिग्रेड करने में या फिर उनको ट्रीट करने में हम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज कैसे करते हैं? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन का यूज हम वाटर को ट्रीट करने में करते हैं जो भी हॉस्पिटल से निकलता है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट वॉश कर रहे हैं या फिर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग करते टाइम पे जो भी लिक्विड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है क्योंकि उसमें ब्लड मिक्स है। तो वो जो जितना भी हैंड वॉशिंग के बाद में वाटर होता है वो कहाँ पे जाएगा? एक टैंक के अंदर पहले स्टोर होगा। अब उस टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है हैंड वॉशिंग के बाद में उसको हम ब्लॉक करके रखेंगे, उसको आगे नहीं जाने देंगे, उस टैंक में ही रहने देंगे। फिर उसके अंदर हम एक टैंक को और कनेक्ट कर देते हैं जिसमें कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है और उस टैंक से हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन किस में मिक्स हो जाएगा? जो बड़े वाला स्टोरेज टैंक है वहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं, ठीक है, पूरी नाइट तक बंद रहता है ये, जिससे कि क्या होगा,
जो भी वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की वजह से, और मॉर्निंग में आकर के हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे और ये ट्रीट होकर के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हॉस्पिटल्स के अंदर लिक्विड को ट्रीट कर सकते हैं या फिर डिग्रेड कर सकते हैं। देन एडवांटेज, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा लिमिटेशंस, डिग्रेड रैपिडली, ये बहुत जल्दी डिग्रेड कर देता है जो टॉक्सिन वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं हैवी मेटल्स की। हैवी मेटल्स के अंदर हमारे पास में सिल्वर और मर्करी का यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, एंटीसेप्टिक क्रीम्स और प्रिजर्वेटिव्स के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। एडवांटेज, लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं ये। लिमिटेशंस, टॉक्सिक हो सकते हैं और रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में कॉपर एंड जिंक कंपाउंड, जिसके अंदर हम एंटी फंगल पेंट्स का यूज़ करते हैं, कोटिंग्स का यूज़ करते हैं। एडवांटेज, प्रिवेंट बायोफिल्म फॉर्मेशन, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोफिल्म बनाने से रोक देते हैं, मतलब वो अपने ऊपर कवरिंग नहीं बना पाते। लिमिटेशन, स्लो एक्शन होता है इनका, मतलब जल्दी डिसइंफेक्ट नहीं करते, इनको टाइम लगता है। देन हमारे पास में डाइस के अंदर सबसे पहले क्रिस्टल वॉइलेट, जिसका यूज़ हम करते हैं वुंड की ड्रेसिंग्स के लिए। एडवांटेज क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को इनहिबिट करने में यूज़ हो सकता है। लिमिटेशंस, ये स्टेन करता है टिश्यूज़ को, मतलब वहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकता है। देन उसके बाद में मैथिलीन ब्लू का यूज़ हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और डायग्नोस्टिक एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज, ये डुअल पर्पज़ के लिए हो सकता है, ये एज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह काम कर सकता है वहाँ पे। देन उसके बाद में लिमिटेशंस, लिमिटेड पोटेंसी होती है, मतलब इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं होता है ये। तो ये हमारे पास में डाइस थी। अब हम बात करते हैं हमारे पास में गैसियस केमिकल एजेंट, जिसके अंदर एल्किलेटिंग एजेंट्स होंगे। अब एल्किलेटिंग एजेंट्स के अंदर पहले नंबर पे फॉर्मेल्डिहाइड गैस, जिसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये एल्किलेट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देता है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस, जिसका हम यूज़ फ्यूमिगेशन में करते हैं, फ्यूमिगेशन ऑफ एनक्लोज स्पेसेस के अंदर। एडवांटेज, ये इफेक्टिव फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन, मतलब हाई लेवल पे डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन चाहिए, वहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस का यूज़ करेंगे। लिमिटेशंस, ये टॉक्सिक होता है, रिक्वायर प्रॉपर वेंटिलेशन, तो फ्यूमिगेशन होने के बाद में प्रॉपर वेंटिलेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। देन एथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम ETO बोलते हैं, मैकेनिज्म एल्किलेट माइक्रोबियल DNA, ये क्या करता है, माइक्रोबियल DNA को डैमेज कर देता है। एप्लीकेशन, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो भी हीट से डैमेज होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो मॉइस्चर से डैमेज होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, ETO की हेल्प से स्टरलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ETO मशीन के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम पैक करके डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में एडवांटेज, ये पेनिट्रेट पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग होता है उसको पेनिट्रेट कर सकती है ये वाली गैस। इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लिमिटेशंस, ये टॉक्सिक होती है, रिक्वायर एरिएशंस, मतलब ये जो गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है और जब हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस गैस को रिमूव करना पड़ता है। तो एरिएशन का मतलब क्या होता है, रिमूव गैस रेजिड्यू, जो बची हुई गैस है उसको रिमूव कर देना होता है। लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका काफ़ी ज़्यादा। तो ETO स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हम बात करते हैं एल्किलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे एल्किलेटिंग एजेंट्स है तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होता है एडिंग एल्किल ग्रुप टू ए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो भी एल्किलिक ग्रुप होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड के साथ में ऐड कर देना, जिससे कि क्या होता है, उनकी सेल की स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से एल्किलेटिंग एजेंट्स काम करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और उसके अंदर पहले नंबर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर। तो इसके अंदर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वेपर का यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म, ये जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल्स को, जो कि क्या कर देते हैं, सेलुलर कंटेंट को या सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि फ्री वेपर को रिलीज करेगा, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके सेलुलर कंपोनेंट, उनके जो सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो उनकी प्रोटीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उनको डैमेज कर देगा, जिससे कि वो किल हो जाएंगे। एप्लीकेशन, इनका यूज़ हम मेडिकल डिवाइस और हॉस्पिटल रूम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एडवांटेज, ये नॉन टॉक्सिक रेजिड्यू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ये नॉन टॉक्सिक रेजिड्यूल छोड़ता है जो कि वाटर और ऑक्सीजन हो सकते हैं। ओके,
देन उसके बाद में लिमिटेशंस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसकी लिमिटेशंस होती है, इसको करने के लिए हमारे पास में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। देन ओजोन गैस जो होता है मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को और डीएनए को। तो अगर ये क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेम्ब्रेन को और उसके डीएनए को डैमेज कर देता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज हम वाटर ट्रीटमेंट के अंदर और एयर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ओजोन गैस का यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, ये रैपिड एक्शन प्रोवाइड करता है और लीव नो रेजिड्यू, मतलब ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा वहाँ पे। देन लिमिटेशंस टॉक्सिक एट हाई कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई हो जाती है तो ये टॉक्सिक हो सकता है। रिक्वायर कंट्रोल्ड एप्लीकेशन, तो इसका कंट्रोल्ड एप्लीकेशन होना जरूरी है, मतलब आपको सही तरीके से इसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये गैस ओजोन गैस का यूज़ होगा। तो ये दो हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। अब हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल मेथड को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। इसके अंदर पहले नंबर पे मैकेनिकल असिस्टेड केमिकल मेथड्स, मतलब इसके अंदर केमिकल्स का भी यूज़ करेंगे और मैकेनिकल असिस्टेंस का भी यूज़ करेंगे। इसमें पहले नंबर पे अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के अंदर हम मैकेनिज्म में यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स कंबाइंड विद डिसइंफेक्टेंट टू रिमूव कंटेमिनेशन। तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का हम यूज़ करते हैं, मतलब साउंड वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एक मशीन का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं हम, मतलब ये मशीन के अंदर हम हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और इसके साथ साथ में ये हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो भी डाल देंगे। तो हम फिजिकल मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं और केमिकल का भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बोलेंगे इसको। देन एप्लीकेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और डेंटल टूल को वॉश करने में हम इसका यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ इमर्स इंस्ट्रूमेंट इन द अल्ट्रासोनिक बॉथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक बॉथ में डाल देंगे विद एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, और सही जो हमारा केमिकल एजेंट होगा उसका यूज़ करेंगे। रन फॉर द रिकमेंडेड साइकिल टाइम, तो और उसको हम रन कर देंगे जितने टाइम की साइकिल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश कर सकते हैं। देन वाइब्रेशन मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, यूज मैकेनिकल वाइब्रेशंस टू इनहेंस केमिकल पेनिट्रेशन। हम मैकेनिकल वाइब्रेशंस का यूज करते हैं जिससे कि जो केमिकल्स होती है उनके पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। मतलब अगर हम वाइब्रेशंस करवाएंगे तो पानी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं उनकी पेनिट्रेशन, मतलब वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। तो इसमें एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है, तो वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वाइब्रेटिंग होगी और सॉल्वेंट होगा, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेजिड्यू होगा या फिर जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, जो डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी इसकी हेल्प से। और हाउ टू यूज़ कंबाइन विद केमिकल डिसइंफेक्टेंट, हम इसको कंबाइन कर देते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट के साथ में। फॉलो इक्विपमेंट गाइडलाइंस, और इक्विपमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम वाइब्रेशंस की सेटिंग को कर पाए, मतलब कितने वाइब्रेशंस पर वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होगा उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये मैकेनिकल असिस्टेड केमिकल मेथड्स थे जिसके अंदर हम मैकेनिकल असिस्टेंस का भी यूज़ करते हैं। दूसरा एडवांस केमिकल फिजिकल मेथड, जिसके अंदर पहला है प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन के अंदर मैकेनिज्म की यूज़ करें तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा जो है वो क्रिएट करता है फ्री रेडिकल्स को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्लाज्मा का यूज़ करते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को रिलीज करता है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसके अंदर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़, प्लेस आइटम इन द प्लाज्मा स्टरलाइजेशन चेंबर। तो प्लाज्मा स्टरलाइजर चैम्बर जो है उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको हम प्लेस कर देते हैं। फॉलो द मैन्युफैक्चरर प्रोटोकॉल फॉर द साइकिल टाइम, तो कितने टाइम की साइकिल को सेट करना है वो मैन्युफैक्चरर प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम फॉलो करेंगे और सेफ्टी मेजर को ध्यान रखेंगे इसको करने के लिए। तो प्लाज्मा स्टरलाइजेशन को करने के ये वाले स्टेप्स हैं हमारे पास में। क्लीन करेंगे, वैक्यूम करेंगे जिसमें एयर को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर को हम इंजेक्ट करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे, जिसमें जो वेपर वो प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे। देन उसके बाद में माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन, इसके अंदर हमारे पास में मैकेनिज्म यूज़ करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस को और कंबाइन करते हैं मॉइस्चर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज़ करते हैं मॉइस्चर के साथ में, जिससे कि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। एप्लीकेशन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर स्मॉल मेडिकल टूल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन हाउ टू यूज़, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम माइक्रोवेव का यूज़ करना है स्टरलाइजेशन का तो माइक्रोवेव कंपैटिबल कंटेनर का हमें यूज़ करना पड़ेगा इस मेथड का यूज़ करने के लिए। और
जो रिकमेंडेड पावर है उस आइटम को स्टरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो हम सिलेक्ट करेंगे और टाइम की सेटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में एडवांस केमिकल मेथड्स हो सकते हैं जिसमें प्लाज्मा स्टरलाइजेशन और माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन हो सकता है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन थे, जिसमें गैसियस मेथड हो गए, उसके अलावा हमारे पास में लिक्विड केमिकल मेथड्स थे, इसके अलावा हमारे पास में फिजियोकेमिकल मेथड्स हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।